तो अब करेंगे कुछ कार्य की महत्वपूर्ण बातें, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वर्क, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें कार्य के संबंधित समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वर्क। ठीक है, कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, ये है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि कार्य जीरो कब होता है, वर्क डन जीरो कब कब हो सकता है, पहले उसको समझते हैं। ठीक, तो उसके लिए मेरे लिए सूत्र क्या है, फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, है ना, मॉड ले लिए, मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा। ठीक है, अब सुनो, अगर वर्क जीरो है, इसका मतलब क्या क्या जीरो हो सकता है, समझते हैं। हो सकता है कि फोर्स ही जीरो हो, है ना, फोर्स जीरो हो जाए, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, ठीक है, या हो सकता है कॉस थीटा ही जीरो हो जाए। ठीक है, तो तीन प्रकार से कार्य जीरो हो सकता है। तो नंबर वन, आपने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, कोई फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन तो जीरो ही होगा। आपने फोर्स लगाया लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है, तो वर्क डन जीरो होगा। आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, लंबवत है, आपस में लंबवत है, तब भी कार्य जीरो होगा। चलो, ये दोनों बात तो समझ आ गया था, थोड़ा इस पे चर्चा और कर लेते हैं। ये जो एस जीरो है, इसका क्या मतलब है, किसका एस, कौन सा एस? तो जरा देखो, एस जीरो होने का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब है, एक कुछ उदाहरण लेता हूं मैं, है ना। सबसे पहला मान लीजिए यहाँ पर एक स्पॉन्जी है। स्पॉन्ज समझते हो क्या होता है? स्पॉन्ज एक रबर जैसा फोम होता है ना, फोम, वो है। ठीक, वो मतलब आप जोर से बल लगाओगे तो उसकी जो शेप है वो बदल जाएगी, है ना, वो दब जाएगा। तो आप यहाँ से फोर्स लगाए ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दीवार है तो आपको समझ आ रहा है कि आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपने देखा कि ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे टेढ़ा हो गया, ऐसे दब गया ये, क्योंकि आपने यहाँ पे बल लगाया। तो क्या इस बल द्वारा कोई कार्य होगा? तो आंसर इज यस, होगा। पर आपको ये लग रहा है कि इसमें तो विस्थापन ही नहीं हुआ, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तब तो वर्क डन जीरो होना चाहिए था। नहीं, आप जहां बल लगाते हैं ना, वो वाला पॉइंट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर मेरा आंसर होगा वर्क डन जीरो हुआ या नहीं हुआ। तो किसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस बिंदु पे आप फोर्स लगा रहे हैं ना, बल लगा रहे हैं, वो मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर आपका आंसर निर्भर करेगा। ठीक है, ठीक, तो मैंने कहा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर मेरा आंसर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसका मतलब समझ में आया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस बिंदु पे आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, किस बिंदु पर आपने बल लगाया, वो बिंदु विस्थापित हुआ या नहीं, उस पर आपका आंसर निर्भर करेगा। तो इसमें आंसर है कि वर्क डन इज नॉट जीरो, क्योंकि आपने जिस बिंदु पे बल लगाया वो विस्थापित हो गया है। ठीक है, अब कुछ और उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं।
ये किसके विस्थापन की बात होती है? जिस बिंदु पे आप बल लगाते हो, ठीक है ना। ये आप लिख लेना खुद से भी। अगला उदाहरण देखते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 ही ले लेते हैं, चलो इसको ऐसे रहने दो। अब सुनो, जब आप सीढ़ी चढ़ते हो, सीढ़ी चढ़ रहे हो, है ना, ऐसे, तो सीढ़ी चढ़ने के समय आपको एक बल मिलता है, आपको बल मिलता है कहाँ से? यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं जिसको, नॉर्मल यहाँ से मिल रहा है आपको, है ना। किससे मिल रहा है? सीढ़ियों से मिल रहा है। नॉर्मल रिएक्शन समझ रहे हैं? लंबवत जो बल किसी भी वस्तु के कांटेक्ट में होने से, कोई भी अगर टच कर रहा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, वही नॉर्मल है ये, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक। तो वो एक बल हो गया। क्या उस बल द्वारा कोई कार्य होगा, उसको समझते हैं। बल द्वारा कार्य कैसे निकालते हैं? इस सूत्र से निकालते हैं। तो वो नॉर्मल रिएक्शन का कोई वर्क होगा क्या अगर मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ना शुरू करूँ तो, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो आपको ये लग रहा है कि ये विस्थापन तो हुआ, यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए, विस्थापन तो हो रहा है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन द्वारा कार्य होगा या नहीं? तो आंसर है नहीं। वर्क डन बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन इज 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0। क्यों हुआ ये? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 क्यों हुआ? समझते हैं। जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो ना, सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो आपका जो पैर नीचे है वो तो मूव ही नहीं किया, वो तो चला ही नहीं, है ना। आपका ये जो पैर है ये हवा में है। अब आप यहाँ पे पैर रखने वाले हो, जैसे यहाँ पे पैर रखते हो वैसे ही ये उठ जाता है, और जैसे ये उठा वैसे ये नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। लेकिन जब जब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तब तो वो चल ही नहीं रहा, है ना। तो इसका मतलब जहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगा वो नहीं चला। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट मूव, मतलब जिस बिंदु पे बल लग रहा है वो बिंदु नहीं चल रहा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि कार्य नॉर्मल फोर्स द्वारा 0 लगता है। तो क्योंकि बाहर का कोई बल आप पे कार्य नहीं करता, इसीलिए आपको थकान होती है, क्योंकि आप खुद कार्य कर रहे हो। आपने बल लगाया, कहाँ से लगाया? तो मसल से लगाया, है ना। तो मसल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो आप खाना खाओगे। इसलिए आपको थकान होती है जब आप सीढ़ी चढ़कर तीसरे चौथे मंजिल तक पहुँचते हो। अगर आपको इस नॉर्मल रिएक्शन द्वारा कार्य मिलता तब तो ऊर्जा भी मिल जाता, और अगर ऊर्जा यानी कि एनर्जी भी अगर मिल जाता तब तो आपको थकान ही नहीं फील होती, फिर तो कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं होता। आराम से ऊपर आते खुशी खुशी एकदम मस्ती से और खेलते कूदते, है ना। हाँफते भी नहीं। अभी तो हाँफने लगते हो। क्यों हाँफते हो? क्योंकि ऊर्जा खत्म होती है आपके अंदर से। क्यों होता है? क्योंकि आपने खुद ने कार्य किया, है ना। आपको नॉर्मल रिएक्शन द्वारा कोई कार्य नहीं मिला तो कोई ऊर्जा नहीं मिली। ऊर्जा नहीं मिली तो ऊर्जा आपको बाहर से नहीं मिली, खुद ही खर्च किया। इसीलिए कभी भी नॉर्मल रिएक्शन, इस प्रकार के उदाहरण पे नॉर्मल रिएक्शन का कार्य 0 होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। कभी आप सीटअप्स करते हैं, एक्सरसाइज ऐसे करके, है ना। सीटअप्स नीचे ऊपर उठते हैं, तो आपका जो पैर है ना, पैर वो जमीन पर ही है, और आप ही पूरे टाइम ऊपर नीचे उठ रहे हो, ऊपर नीचे। तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, इस नॉर्मल रिएक्शन का कोई भी वर्क नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट मूव। जहाँ पर बल लग रहा है वो नहीं चला, इसीलिए आपका कार्य 0 होगा। जबकि आप पूरे टाइम ऊपर नीचे हो रहे हो तो विस्थापन हो रहा है, लेकिन कार्य 0 हो रहा है। इसीलिए आपको थकान होती है। एक्सरसाइज इसलिए कहते हो, फैट बर्न हुआ, कैलोरीज बर्न हुआ, क्योंकि आपने कार्य किया। कार्य कैसे हुआ? क्योंकि आपने जो बल लगाया ना अंदर, इंटरनल फोर्स, उसके कारण वर्क हुआ, ठीक है। जब आप कभी स्केटिंग से आगे जाओगे, उस दीवार को धक्का मारे, दीवार भी आपको धक्का मारा, फिर आप इधर घूम के चलने लग गए, लेकिन जब आप कांटेक्ट में थे उस समय आप विस्थापित नहीं हुए,
जो अटैक ब्रेक हुआ फिर अब विस्थापन हुआ, लेकिन वो बल ही नहीं लग रहा है, इसलिए उसमें भी कार्य जीरो होगा। ठीक, तो माना कि चलने के समय जब आप चल भी रहे होते हो ना, तो उस समय कांटेक्ट जो है वो ग्राउंड के साथ बना रहता है, फ्रिक्शन हेल्प करता है आगे चलने में, लेकिन वो कोई वर्क नहीं करता, वो कोई ऊर्जा नहीं देता, वो केवल सहायता करता है कि आप स्लिप ना हो। तो तीसरा भी मैं ले लेता हूँ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा, ये जो पहिया है किसी कार का, उसको समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। इसमें जब भी ये पहिया चलेगा ना, तो ये ग्राउंड को इधर धक्का मारेगा, ग्राउंड इसको आगे धक्का मारेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप चलते हैं, आप जब चलते हैं तो ग्राउंड को पीछे धक्का मारते हैं तो ग्रिप बनता है, फ्रिक्शन मिलता है, फ्रिक्शन आपको आगे, ग्राउंड आपको आगे पुश करता है, जिसके कारण फ्रिक्शन का फोर्स आपको आगे मिलता है और उसके कारण आप चल पाते हैं। लेकिन जो पॉइंट इसके कांटेक्ट में है वो चला ही नहीं, विस्थापन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो जब जब ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा और नो स्लिपिंग होगी, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, नो स्लिपिंग मतलब ये स्लिप नहीं कर रहा है, तब तक ये विस्थापित नहीं हो रहा है और कार्य इसका जीरो होगा। तो इसी फ्रिक्शन के कारण ये केवल चलने में इसको हेल्प करता है, पर चलाता नहीं है, चलाता नहीं है, उसको खुद से ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो कहाँ से? इंजन से। तो इंजन के सहायता से ये आगे बढ़ता है, लेकिन केवल फ्रिक्शन उसको स्लिप होने से रोकता है, कांटेक्ट जो है वो ग्राउंड में वो स्लिप होने से रोकता है। तो फ्रिक्शन के सहायता से तो वो चलता है, लेकिन इंजन के ऊर्जा से वो चलता है ना। जो कार्य चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? जो एनर्जी चाहिए वो इंजन से मिलेगी। और इंजन कैसे देगा? पेट्रोल डीजल जो भी आप डालते हो उससे इंजन को मिलेगी एनर्जी, वो घुमाएगा और फिर आपकी गाड़ी आगे चलेगी। ठीक है, तो ऐसे सभी केसेस में कार्य जीरो आ रहा है, लेकिन सभी पॉइंट जो है मूव हो रहे हैं। देखो ये खुद भी मूव हो रहा था, लेकिन जहां लग रहा है बल वो नहीं चला, जिसमें जहां बल लगा है वो चला, तो इसमें कार्य जीरो नहीं होगा, इन सभी में कार्य जीरो होगा। ठीक है, तो इन सभी में वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो। ठीक है, और नंबर 4 भी ले सकते हो, ऐसे रोलिंग वाला, अगर इस आप रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये ऐसे रोल कर रहा है, ये आगे जा रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो ये वाला बिंदु जो है ना, ये पूरे टाइम इसके कांटेक्ट में और वो नहीं चलता है। तो नहीं चलता है तो यहाँ से जो भी आपको फोर्स मिल रहा है, फ्रिक्शन मिल रहा है या जैसे नॉर्मल मिल रहा है, तो इनके द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा। ठीक है, फिर ये बिंदु चेंज हो गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, फिर एक नया पॉइंट कांटेक्ट में आ गया, तो आपको लगेगा कि यहाँ से यहाँ तो विस्थापन हुआ है, नहीं, फिर वो पॉइंट ही चेंज हो गया, वो बिंदु ही बार बार बदल रहा है, जिस बिंदु पे बल लग रहा है वो बिंदु ही पूरे टाइम बदल रहा है, इसलिए इसमें भी कार्य जीरो होगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स शिफ्ट, ये पूरे टाइम शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है जिसमें कार्य जीरो होता है। ठीक, तो कार्य जीरो होने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया वो चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, वर्क जीरो कब होता है, ये बता दिया। अब आगे समझते हैं कि क्या ये जो कार्य है, क्या ये जो वर्क है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, क्या वो रेफरेंस फ्रेम पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ से हम देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वर्क भी होगा। चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, पॉइंट ये है कि क्या कार्य किसी के सापेक्ष बदल सकता है, मतलब जो उसको देख रहा है क्या उस पर निर्भर करेगा कि कार्य कितना हुआ, उसको चेक करना है। ठीक है, तो क्या किसी तंत्र पे डिपेंड करेगा, किसी फ्रेम पे डिपेंड करेगा, निर्देश तंत्र पे डिपेंड करेगा, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा क्या, वो लिखते हैं। तो डज वर्क डन डिपेंड
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ऑन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, मतलब समझ आया? रेफरेंस फ्रेम मतलब निर्देश तंत्र, है ना, निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र, है ना, रेफरेंस फ्रेम। क्या कार्य किसी निर्देश तंत्र पे निर्भर करता है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो चेक करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये एक ट्रॉली है ना, तो यहाँ पर एक देखने वाला एक ऑब्जर्वर है, देख रहा है, इसका नाम है ओवन, ठीक है। तो इसके सापेक्ष ये जो ट्रॉली है, ये S1 विस्थापित हुआ, ठीक है। और यहाँ पर एक और है, एक और इंसान है, उसने क्या किया, एक वस्तु को बल लगाकर, है ना, इसने बल लगाया और इसको विस्थापित कर दिया यहाँ तक, ठीक। तो O2 के सापेक्ष ये S चला, लेकिन O1 के सापेक्ष ये S प्लस S1 चला, क्योंकि वो ट्रॉली भी आगे बढ़ रही है ना। तो इसने बल कितना लगाया, इसने बल लगाया इसमें F, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर ले देता हूँ, ठीक है, कि O1 नहीं, O2 के सापेक्ष, O2 के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब उसके रिस्पेक्ट में, है ना, O2 के रिस्पेक्ट में। तो O2 के रिस्पेक्ट में M S विस्थापित हुआ, S विस्थापित हुआ और बल F लगाया आपने, तो कार्य कितना आया, F इंटू S। लेकिन O1 के सापेक्ष, O1 के सापेक्ष M का विस्थापन कितना हुआ, M का विस्थापन S प्लस S1 हुआ, क्योंकि ये ट्रॉली भी आगे बढ़ गई है ना, है ना। तो ये यहाँ पे इसको इधर यहाँ दिखेगा, ये यहाँ पे दिखेगा, ये O1 दिखेगा ना, तो ये इस जगह दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आपने इसको दिखाया यहाँ तक, तो ये ट्रॉली भी तो आगे निकल गई होगी, तो ये यहाँ दिखेगा। तो टोटल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, S प्लस S1, और इस पे बल अभी भी F लग रहा है, इस पे F बल इसने लगाया। तो O1 के भी सापेक्ष इस पे F बल लगा, O2 के भी सापेक्ष इसमें O2 बल लगा, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू O1 फोर्स F लगा है, विद रिस्पेक्ट टू O2 फोर्स F लगा है, दोनों का F बल लगा है, ठीक है। तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू F S प्लस S1, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे दोनों, तो आंसर क्या हो गया, यस, दोनों का कार्य अलग अलग आ रहा है। O2 का अलग आया, O1 का अलग आया। तो वो इसलिए क्योंकि आप कहाँ से देख रहे हैं उस पर भी निर्भर कर रहा है, क्योंकि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट वो फ्रेम डिपेंडेंट है, इसीलिए वर्क डन भी फ्रेम डिपेंडेंट होगा। तो आप कहाँ से देख रहे हैं, निर्देश तंत्र क्या है, रेफरेंस फ्रेम कहाँ है, उस पर निर्भर करेगा कि कार्य कितना आया, ठीक है। चलिए नंबर 3, क्या कार्य समय पर निर्भर करेगा, कि कितने देर तक आपने बल लगाया, क्या उस पर निर्भर करता है। Does वर्क डन टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, डज वर्क डन
टाइम डिपेंडेंट। क्या समय पे निर्भर करेगा कि कोई भी वस्तु कितने दूर चला है या कार्य कितना हुआ, है ना, कितना हुआ। सुनो, आपने इस पर F बल लगाया, है ना, और इसको यहां तक विस्थापन करने में आपको सेम डिस्प्लेसमेंट करने में T1 टाइम लगा, ठीक है। और दूसरा जो है उसको उतना ही डिस्प्लेसमेंट आपने किया T2 टाइम में, ठीक है। T2 टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम फोर्स, तो क्या वर्क अलग अलग आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि वर्क का सूत्र क्या होता है? Fs cos थीटा। इस पे समय तो है ही नहीं, इस पे समय तो नहीं है। जब तक डिस्प्लेसमेंट सेम है, तब तक कार्य भी सेम होगा। जब तक बल सेम है तब तक कार्य भी सेम होगा। तो इसका आंसर आ गया नो। ऐसा नहीं कि आपने 4 घंटे में कोई काम किया और 2 घंटे में काम किया तो आपने कम काम किया और ज्यादा काम किया, नहीं, काम बराबर होगा जब तक विस्थापन और बल दोनों बराबर हो, ठीक है। तो कोई एक और चीज होता है, वो होता है पावर। पावर डिपेंड करता है, पावर मतलब शक्ति। इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे शक्ति निर्भर करेगा किस पर? समय पर। तो पावर डिपेंड्स ऑन टाइम, पावर डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है, ना कि कार्य, ठीक है। तो नंबर 4, क्या मास पे डिपेंड करेगा? डज वर्क डन डिपेंड ऑन मास? क्या किसी वस्तु का कार्य उसके मास पे डिपेंड करेगा? मतलब समझिए, आपने एक 10 केजी का कोई सामान है, उसको धक्का लगाए F बल से, और धक्का लगाकर आपने विस्थापन कर दिया S। एक 80 केजी का सामान है ना, उसमें बल लगाए F और उसको भी विस्थापित किए S, 80 केजी वाला। तो क्या 80 केजी वाले में आपने ज्यादा कार्य किया? समझ रहे हो? एक बहुत ही हैवी सामान को धक्का लगा रहे हो और एक बहुत ही हल्के सामान को धक्का लगा रहे हो, तो क्या हैवी सामान पे आप ज्यादा कार्य करेंगे? आंसर इज नो, दोनों में सेम कार्य होगा, मास पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, पर आपको ऐसा फील होता होगा कि नहीं, मैं तो हैवी चीज को ज्यादा धक्का लगाता हूं तो थकान ज्यादा होती है मुझे, तो मैं ज्यादा कार्य उसमें कर रहा हूं, और हल्की चीज को धक्का लगा के मैं लेके जा रहा हूं तो कम थकान हुई तो कम कार्य कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो आंसर है कि आप थकान इसलिए ज्यादा फील किए क्योंकि आपने ज्यादा समय तक उसमें बल लगा के रखा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कम आया। A2 इक्वल्स टू F बाई M और A1 इक्वल्स टू F बाई M। तो A1 ज्यादा है, A2 छोटा है ना। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन अलग अलग हो गया, तो इसको उतना ही विस्थापन पाने के लिए समय अलग लगेगा। इसमें कम समय, इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो समय ज्यादा लगने से ज्यादा देर तक आपने मसल्स के जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो ज्यादा समय तक आपने लगा के रखा, इसलिए थकान ज्यादा हुई, ठीक है। तो थकान इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि मसल्स द्वारा अंदर में जो कार्य चल रहा है वो ज्यादा समय तक चला, तो थकान हैवी चीज को धक्का लगाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होता है, लेकिन कार्य बराबर ही होता है। तो सेम वर्क, सॉरी यस नहीं, सेम वर्क डन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ना ही द्रव्यमान पे निर्भर करता है,
मास का मतलब समझ रहे हो आप, द्रव्यमान। ना ही द्रव्यमान पे निर्भर करता है, ना ही समय पे निर्भर करता है, सिर्फ किस पे निर्भर करता है, निर्देश तंत्र पे, यानी कि रेफरेंस फ्रेम पे निर्भर करता है। ठीक है, तो वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ओके, ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो एक बार मैं फिर से बता दूं क्या क्या मैंने बताया कि वर्क डन जीरो कब होता है। जीरो होने के लिए जिस बिंदु पे आपने फोर्स लगाया, जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया, वो मूव करे या ना करे उस पर निर्भर करेगा कि वर्क डन जीरो हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद हमने क्या सीखा कि जहां से आप देख रहे हो उस पर भी निर्भर करेगा कि कार्य कितना हुआ, कहां से देख रहे हो। यहां से देख रहे हो तो इसके कारण विस्थापन अलग आया, यहां से देख रहे हो तो इसके कारण विस्थापन अलग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी समझा कि क्या ज्यादा देर तक मैं बल लगाऊंगा तो ज्यादा कार्य करूंगा, क्या मैं हेवी चीज में बल लगाऊंगा तो ज्यादा कार्य करूंगा। आंसर नहीं, आंसर इज नो। ठीक, चाहे आप हेवी चीज को लगाएं या हल्के चीज में बल लगाएं, आपका कार्य जो है वो सिर्फ इस पे निर्भर करता है, Fs cos थीटा पे निर्भर करता है। ठीक है, जब तक ये तीनों ही बातें बराबर हैं, बल, विस्थापन और कोण, बल और विस्थापन के बीच कोण, तब तक कार्य बराबर होगा, तब तक फोर्स का वर्क डन सेम होगा, ना समय पे निर्भर करेगा ना ही द्रव्यमान पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बातें कार्य से संबंधित। ठीक है, अब इस पर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है ना, रेफरेंस फ्रेम वाले पे एक क्वेश्चन कराता हूँ, कॉपी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, देखिए क्या लिखा मैंने, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड नॉर्मल आफ्टर 2 सेकेंड्स। अब इसमें मैंने 2 क्वेश्चन और लिख रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब किसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है O1, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है O2। ऑब्जर्वर मतलब कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू O1 एंड विथ रिस्पेक्ट टू O2। ठीक है, एंड नंबर बी विथ रिस्पेक्ट टू O2। ठीक, तो मैंने क्या पूछा कि कार्य कितना होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है कि किसके द्वारा घर्षण, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, और नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो इस पर लंबवत लगता है, इस सरफेस से जो लंबवत मिल रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये रेस्ट पर है विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, ये नीचे नहीं गिर रहा, ये नीचे नहीं गिर रहा, ये रेस्ट पर है, रुका हुआ है। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, इंक्लाइन प्लेन, इसके सापेक्ष ये नीचे नहीं जा रहा, ये दिया हुआ है सवाल में। ठीक, तो नीचे क्यों नहीं जा रहा, इसका मतलब जो घर्षण है वो इसके भार का इधर वाला जो घटक है उसको उसने बैलेंस कर रखा है। ठीक है ना, मतलब वेट का एक कंपोनेंट जो इधर आता है उसी का कंपोनेंट फ्रिक्शन ने बैलेंस कर रखा है। ठीक, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। तो आपको O1 और O2 दोनों के सापेक्ष कार्य बताना है। ठीक, तो पहला सवाल, पहला हिस्सा करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू O1। तो O1 के सापेक्ष, O1 भी इस ट्रक में है ना, और ये वेज भी इस ट्रक में है, तो दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो ये चलता हुआ दिखेगा ही नहीं, है ना, ये नीचे जा ही नहीं रहा है क्योंकि रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज है और वेज इसमें रखा हुआ है, ये भी नहीं चल रहा। इसका मतलब O1 को ये नीचे जाता हुआ दिखेगा ही नहीं, इनफैक्ट आगे भी जाता हुआ नहीं दिखेगा, कहीं भी जाता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसके O1 के सापेक्ष विस्थापन क्या हो गया, 0, इसीलिए कार्य क्या हो जाएगा, 0। तो पहला पार्ट का उत्तर क्या हुआ, 0 कार्य, इसके सापेक्ष 0 वर्क होगा। लेकिन O2 के सापेक्ष अगर देखेंगे, मतलब जो ग्राउंड है, O2 मतलब कोई ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से कोई भी देख रहा है, ग्राउंड के सापेक्ष ये यहाँ पर है, कुछ समय बाद ये यहाँ दिखेगा, फिर कुछ समय बाद ये यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, ऐसे चलता जाएगा, है ना, ये ऐसे चलता जा रहा है क्योंकि ये ट्रक आगे बढ़ रहा है। तो इसमें विस्थापन हो रहा है, तो अगर विस्थापन हो रहा है तो कार्य निकालना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
इसका FBD बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ध्यान से देखिए, इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है, इधर क्या लगेगा। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। ये लगेगा नॉर्मल, है ना, इधर नॉर्मल लगेगा, ठीक है। और इधर जो भार है ना इसका mg का एक घटक इधर आएगा, क्या आ जाएगा, mg cos 37, और इधर क्या आ जाएगा, mg sin 37। तो f किसके बराबर है, mg sin 37, n किसके बराबर है, mg cos 37, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसलिए कोई सूडो फोर्स नहीं लगाएंगे, है ना, कोई सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रिक्शन बराबर घर्षण बराबर mg sin 37, ठीक है। म्यू एन के बराबर, म्यू एन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो तो उसके सापेक्ष रुका हुआ है। mg कितना है, 2g sin 37, sin 37 कितना होता है, 0.6, तो कितना आ गया ये, 12 न्यूटन। उसी प्रकार नॉर्मल क्या होगा, mg cos 37, m क्या होगा, 20, cos 37 इज 0.8, तो ये हो गया 16, ठीक है। तो नॉर्मल आ गया और फ्रिक्शन आ गया, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, अब अगर आप फ्रिक्शन द्वारा कार्य निकालना चाहते हैं, तो पहले तो समझिए कि वो जो वस्तु था उस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ऐसे। अगर ये ट्रक सीधा ऐसे जा रहा है, तो फिर इस बिंदु का विस्थापन इस प्रकार हो रहा होगा, इस दिशा में हो रहा है ना। तो फिर फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, ये चाहिए मुझे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और कितने समय में निकालना है, 2 सेकंड में। तो इसको आप लिख देंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रहा। तो चलो 4 है और ये 2 है, तो 8 तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब आपको एंगल चाहिए, एंगल देखो ध्यान से, ये 37 है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए, समांतर रेखा, तो ये 37 है, तो ये भी 37 हो जाएगा, कंप्लीट, है ना। तो इधर वाला जो कोण है वो क्या आ गया, 37, तो इधर क्या होगा फिर, 180 माइनस 37, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब 4 इंटू 2, दैट इज 8 मीटर। इसको क्या लिखेंगे, mg cos 37, कितना आया, 12, तो ये हो गया आपका 12, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 16, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब जो सुनो ध्यान से, अब आप कार्य कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज एफ एस cos 37, 180 माइनस 37, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, सही है। तो सारे वैल्यूज रख दो, 12, 8, cos 180 माइनस 37 इज माइनस
cos 37, cos 37 होगा 4/5, 4/5 मतलब 0.8, ठीक है, माइनस में। तो जो आएगा इसको गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जूल में आ जाएगा क्योंकि ये मीटर में है और ये न्यूटन में, ठीक है। चलिए अगला सवाल अगला नॉर्मल। अब नॉर्मल का ध्यान से देखो, ये ऐसे वस्तु था, इसका नॉर्मल कैसे आ रहा था, सॉरी इस तरह से था, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल क्या होगा, देखो ध्यान से, ये 37 है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस 37, क्या हो जाएगा 90 माइनस 37, है ना। तो 90 माइनस 37 को क्या बोलते हैं, 53 डिग्री। तो बस सिंपल हो गया इसका वर्क, एन एस कॉस 53, एन कितना है 16, एस कितना है, एस कितना है वीटी, वीटी कितना होता है 8, और cos 53 कितना होता है 0.6, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर, जिसमें माइनस में आएगा उसमें प्लस में आएगा, ठीक है। दोनों को गुणा कीजिए, बताइए क्या आ रहा आंसर। तो कर लिया आपने, तो दोनों का देखना आंसर सेम आएगा, इसमें आ जाएगा -76.8 और इसका आ जाएगा +76.8 जूल, ठीक है। इसमें माइनस इसलिए क्योंकि इसके मध्य कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, 180 और 90 के बीच में, इसलिए वर्क डन नेगेटिव होना ही था। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कौन देख रहा है उस पर भी आपका आंसर निर्भर करेगा, है ना, देखने वाला भी बताता है कि कार्य कितना हुआ, ठीक। चलो नेक्स्ट, अगला पार्ट देखिए, फिर एक क्वेश्चन ही है जिसमें मैं आपको कंसेप्ट भी कुछ देना चाह रहा हूँ। देखिए एक वृत्त का, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस r है, रेडियस इक्वल्स टू r, इसका रेडियस r, तो यहाँ से यहाँ तक r है ना, और यहाँ से यहाँ तक r है, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। यहाँ पर एक वस्तु है जिस पर m मास है, ठीक है। अब सुनो, इस पर मैं बल लगा रहा हूँ 3 प्रकार से। बल की जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड, वो कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, ठीक है, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड ही कांस्टेंट है बस। अब सुनो ध्यान से, केस वन में फोर्स ऐसे है F, ठीक है, ये केस 1 है। इसमें कैसे लगाया आपने, बिल्कुल इस दिशा में लगाया, है ना, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट है जो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और इसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो केस 1 हो गया ये, इसको मैं केस 1 लिख देता हूँ, ठीक है। केस 2 में आपने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स इस ट्रैक के पैरेलल लगाया है ना, ऐसे इस ट्रैक के पैरेलल, मतलब इस पूरे रास्ते के समांतर रह रहा है पूरे टाइम। जो फोर्स आपने लगाया वो इस ट्रैक के पैरेलल है, ये केस 2 है। और केस 3 में क्या है कि अगर ये A बिंदु है और ये B है, ये B है, तो हमेशा ये जो बल है वो B के तरफ डायरेक्टेड, उसी के डायरेक्शन में पूरे टाइम है, ठीक है। तो मतलब अभी ये यहाँ पर है ऐसे,
जब ये यहाँ होगा तब वो ऐसे होगा, जब ये यहाँ होगा तो ऐसे होगा, तो पूरे टाइम बी के दिशा में ऐसे डायरेक्टेड है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, ओके। ऐसे तो आपको तीनों में कार्य कैलकुलेट करना है ना। तो केस 1 क्या है, केस 1 बिल्कुल पैरेलल है इस रास्ते में, तो केस 1 F इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल इस दिशा में बल लग रहा है ना, तो F तो कांस्टेंट ही हो गया फिर पूरे टाइम, ना इसकी दिशा बदल रही है ना इसका परिमाण बदल रहा है, फिर तो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो विस्थापन कहाँ से कहाँ है देख लीजिए, इसको मैं फिर से बना देता हूँ ऐसे, है ना। तो विस्थापन आपकी शुरुआत यहाँ है और ख़त्म यहाँ पर है, तो इस दिशा में विस्थापन है, इस दिशा में विस्थापन है, इस दिशा में बल है, ठीक है। अब इसके मध्य कोण कितना है ये पता करना पड़ेगा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये एंगल निकालिए, देखिए ये कितना है, ये 90 डिग्री है ना, और ये अलोंग द टेंजेंट है ऐसे, तो ये दोनों बराबर बराबर हो गए, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 डिग्री हो गया, ठीक है, 45 डिग्री हो गया, ठीक। तो वर्क डन क्या होगा, F डॉट एस, तो एफ एस कॉस 45 डिग्री, ये मैं केस 1 का कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो F इतना है, S क्या होगा, S होगा इस दिशा में जो विस्थापन हुआ उसको S बोल रहे हैं, तो ये R है, ये R है, तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या बनता है, R रूट 2, तो इसके जगह लिख दिया आपने R रूट 2, कॉस 45 क्या बन गया 1 बाय रूट 2, रूट 2 हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया F इंटू R। ये हो गया पहले वाले केस का कार्य। तो पहले वाला केस में कैसा है, बल हमेशा इस दिशा में है, ठीक है, और आप इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे हो पर ये जा रहा है ऊपर, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल ऐसे टेढ़ा है और ये फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो आप बल ऐसे लगा रहे हो पर ये ऊपर जा रहा है, तो पूरे टाइम बल जो है ना वो इसी दिशा में है, तो इसकी जो परिमाण है वो भी कांस्टेंट है, दिशा भी कांस्टेंट हो गई, इसीलिए ये पूरा बल कांस्टेंट है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मेरे पास तो एक और कंसेप्ट था, ये एक मेथड 1 है, मेथड 2 देखो, मेथड 2 मैंने पढ़ा था कि अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो मैंने पढ़ा था वर्क बराबर F डॉट S में ये जो F होता है उसके साथ मैं गुना कर सकता हूं फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी मैंने पढ़ रखा है। तो बल आपने किस दिशा में लगाया, बिल्कुल क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लगाया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, अरे ये तो मुझे पता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ये यहां से यहां गया तो हॉरिजॉन्टली तो वो इतना ही मूव किया ना, दैट इज R। इसका मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, F इंटू R, खत्म, ठीक है। तो ये भी मेथड आपको पता होना चाहिए, गॉट इट, F इंटू R। F इंटू R क्या होता है, हाँ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये कब आएगा, जब फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये भी आप समझ सकते हैं, इसमें मैंने क्या किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो कोण है उसके साथ cos 45 लगाया, डिस्प्लेसमेंट हो गया R रूट 2, यहाँ से यहाँ तक R रूट 2 है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केस 2। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि
आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुंच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में फोर्स जो है वो पूरे टाइम इस ट्रैक के पैरेलल है ना, पूरे टाइम ट्रैक के पैरेलल है। तो क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन पूरे टाइम चेंज हो रही है ना। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो पूरे टाइम डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये वेरिएबल हो गया। तो इसीलिए आपको वर्क डन कैसे निकालना होगा? इसमें लिख देना फोर्स इज पैरेलल टू ट्रैक, ये गिवन है। ठीक है, ट्राई कीजिए। कर लिया आपने? देखिए, फोर्स इज पैरेलल टू ट्रैक मतलब इस पूरे पथ के समांतर है ये बल, है ना। तो ठीक है, मैं कार्य को क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन एफ डी एस कॉस थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो पूरे टाइम स्पर्शीय है, टेंजेंशियल है। ये हो गया डी एस, है ना, ये हो गया एफ। तो अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको, ये ऐसे ट्रैक है ना, तो पूरे टाइम डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये डी एस छोटा सा, और इस पॉइंट पर ऐसे फोर्स है एफ। तो एफ और डी एस आपस में पैरेलल है, तो इसके बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि जब ये यहाँ जाएगा तो फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। तो ये डी एस, ये एफ। ठीक, तो पूरे टाइम पैरेलल होने के कारण आप कह सकते हो कि दिस इज एफ 0 डिग्री। यही इस चीज़ की खासियत हो गई। ठीक, अब क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको बाहर ले सकता हूँ इंटीग्रेशन के? बिल्कुल ले सकते हैं। तो एफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब डी एस का मतलब क्या हुआ? ऐसे छोटे 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 एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो एक्चुअली आप क्या जोड़ दिए? आपने इस पथ की लंबाई जोड़ दिया, है ना। पथ की लंबाई यानी कि ये पाथ का जो लेंथ है, पाथ लेंथ आपने जोड़ के रख दिया, है ना। तो पाथ लेंथ क्या है बताना जरा। ये तो आर्क है, ये क्या है? ये आर्क है। तो ये आर है, ये आर है, और इसके मध्य कोण कितना है? π/2। तो इसको क्या लिखोगे? इज इक्वल्स टू आर थीटा, है ना। मतलब एफ इंटू आर इंटू π/2, है ना। ये हो गया कार्य। ठीक, तो ये हो गया कि किसमें? दूसरे वाले में। ठीक, तो ये दूसरे वाले का कार्य हो गया। दूसरे वाले में क्या था? फोर्स ट्रैक के पैरेलल था। अब मैं तीसरा केस लेता हूं। तीसरा केस में क्या है? तीसरा केस में हमेशा ये जो बल है वो ए से बी तक डायरेक्टेड है। तो मतलब पूरे टाइम क्या हो रहा है? इसकी दिशा बदल रही है। देखिए ध्यान से, केस 3। केस 3 में क्या हो रहा है? पहले वो यहां था ऐसे, है ना, ऐसे था इसकी ओर, ऐसे था ऐसे। उसका जब ये यहां होगा उस समय बल ऐसे होगा। तो जब यहां होगा उस समय बल ऐसे होगा। तो देख रहे हो पूरे टाइम विस्थापन और बल, इसके बीच का जो एंगल है ना, यही चेंज हो रहा है। देखो, देख रहे हो ध्यान से देख रहे हो।
इसके बीच का जो एंगल है ना वही चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इस बार वेरिएबल क्या है, थीटा ही वेरिएबल है। फोर्स कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज भी वो चेंज हो रहा है, पूरे टाइम डायरेक्शन वाइज चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल भी चेंज हो रहा है। इसमें भी डायरेक्शन चेंज हो रहा था, लेकिन उसके बीच का एंगल फिक्स था, दैट इज 0 डिग्री था। तो मेरे लिए ये आसान हुआ इंटीग्रेशन करना, लेकिन इसमें आसान नहीं होगा। इसमें क्या चेंज हो रहा है, पूरे टाइम उनके बीच का एंगल चेंज हो रहा है। ठीक, तो आपको एक इंस्टेंट पे लेना पड़ेगा और इंटीग्रेशन बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कभी भी एक इंस्टेंट पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, जो कि यहाँ से ये अल्फा एंगल बना रहा था। ठीक है, ये यहाँ पर है, अल्फा एंगल बना रहा है, और इसकी डायरेक्शन बी के तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन बी के तरफ है, तो ये हो गया एफ। और इसकी डिस्प्लेसमेंट की किधर होगी, इसको ऐसे ले लो, इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी अलोंग द टेंजेंट, ये हो गया ds। ठीक है, तो अब ये यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ डी थीटा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एंगल क्या है, डी अल्फा, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अल्फा के टर्म्स में एंगल ढूंढना है। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में निकालना था, है ना। तो देखो, इसको मैं अलग से बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक, इतना नोट करो, मैं तब तक ये क्लीन कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, मैं साफ कर दूँ। चलिए देखिए, थोड़ा यहाँ पे त्रिभुज के कुछ नियम लगने वाले हैं, ट्रायंगल के कुछ रूल लगेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लो, ये एंगल बहुत ही छोटा है, तो अगर ये अल्फ़ा है ना, तो इसको अभी तो मैं पूरे एंगल को मान सकता हूँ कि ये 90 में से अल्फ़ा को घटा लो, यानी कि π/2 माइनस अल्फ़ा। ये पूरा एंगल कितना है, π/2 माइनस अल्फ़ा। ठीक, अब यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा, ये A है, ये B है, तो इसको O ले लेते हैं और इसको P ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये ध्यान से, ये जो ऊंचाई है ना, ये है नहीं, ये एक बिंदु है, एक पॉइंट मास है, बिल्कुल पॉइंट मास है। तो ये दोनों पॉइंट जो यहाँ मिल रहे हैं ना, उसको आप यहाँ पर ही समझ सकते हो, या इन दोनों के बीच में कोई भी दूरी नहीं है। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को ले लो बीटा एंगल, क्या ले लें, बीटा। तो फिर ये साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो आप कह सकते हो ये अगर बीटा है तो ये वाला भी कोण क्या होगा, बीटा होगा, ये भी बीटा होगा। अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ऐसे मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको फिर से। देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से समझते हैं। क्या किया मैंने, यहाँ पर एक लिया, अब मैंने ये हटा दिया ना, और इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो मैंने ये वाला एंगल ले लिया है बीटा, तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। और ये एंगल कितना है, π/2 माइनस अल्फा। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, बीटा प्लस π/2 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ, π/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। किस में कर रहा हूँ मैं, त्रिभुज ओ ए पी, है ना, इन ट्राइंगल ओ, अच्छा ए नहीं है सॉरी, ओ बी पी। ठीक, तो इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो अब 2 बीटा लिख लिए यहाँ पर, 2 बीटा इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, π/2 माइनस बन जाएगा प्लस, ये इससे आप घटा दिए तो π/2 बन गया। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4 प्लस α/2, है ना। ये यहाँ पे माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बीटा मिल गया आपको।
अब आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल चाहिए, ये थीटा होता है। देखो ये एंगल क्या होगा, ये थीटा है, तो थीटा को क्या लिखोगे, π/2 माइनस बीटा। तो थीटा क्या हो गया, π/2 माइनस π/4 माइनस α/2। तो इनको घटाओगे तो क्या आंसर होगा, π/4 माइनस α/2। तो थीटा की वैल्यू मिल गई आपको। थीटा क्या होता है, थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अब डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो, ये वाला, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको लिख सकते हैं ना आर डी अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा एंगल है, इसके मध्य ये वाला जो वक्र होगा, जो आर्क लेंथ होगी, वो क्या होगी, आर डी अल्फा। अब इसको मैं सब चीज़ यहाँ लिखता हूँ, देखते जाओ ध्यान से। क्या पता चल गया, मुझे वर्क निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, एफ डी एस कॉस थीटा, ठीक है। एफ तो कांस्टेंट ही है, डी एस क्या हो गया, आर डी अल्फा, डी एस क्या हो गया, आर डी अल्फा, ये डी एस क्या हो गया, आर डी अल्फा, ठीक है। इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या लिखोगे, कॉस थीटा कितना है, π/4 माइनस α/2, ठीक है। ये हो गया, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान से देखो, इसमें से f और r कांस्टेंट है, बाहर आ गए, ठीक है। इसमें cos π/4 को आप खोल दो उस नियम से, है ना, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी क्या होता है, तो यहाँ d अल्फा है ना, cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। ये हो गया। इसमें से देखो sin π/4 और cos π/4 दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि 1/√2 होता है, इसको बाहर ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, f, यहाँ इंटीग्रेशन है, f/√2, ठीक है, बाहर आ गया। अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा cos α/2 और d अल्फा, तो cos α/2 d अल्फा, इसमें क्या रहेगा, प्लस sin α/2 और d अल्फा। अब देखो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से ले रहे हो, अल्फा की वैल्यू यहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 तक, है ना, 0 से π/2 तक, तो 0 से π/2 तक, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट करें, तो fr/√2 cos α/2 का क्या इंटीग्रेशन होगा, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, है ना, तो sin α/2 डिवाइड में हाफ होगा, है ना, डिवाइड बाय हाफ, तो ये डिवाइड बाय हाफ को बाहर ले लिया मैंने, डिवाइड बाय हाफ में 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 को बाहर ले लो, ठीक है, 2 को बाहर ले लिया, और इसकी लिमिट क्या हो गई, 0 से π/2। आपको लग रहा होगा मैंने दोनों से कॉमन ले लिया, हाँ, क्योंकि इसमें भी 2 है इसलिए कॉमन ले लिया, माइनस इसका इंटीग्रेशन माइनस cos α/2 और डिवाइड में 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, लिमिट 0 से π/2, ठीक। अब इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में √2 आ जाएगा, है ना, इसको काट के √2 लिख दिया। अच्छा, अब लिमिट रखो, साइन π/2 रखोगे तो π/4 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और 0 0 हो जाएगा। इधर देखते हैं, π/2 रखोगे तो माइनस cos π/4 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस साइन π/4, यहाँ माइनस cos π/4, ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर 0 रखेंगे, वो आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए ध्यान से, इधर हो गया fr√2, अच्छा इधर क्या लिखोगे, साइन π/4, ठीक है, क्योंकि आपने π/2 रखा, हाफ है तो π/4 हो जाएगा, फिर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो मैं नहीं रख रहा उसको, प्लस इसको रखोगे तो माइनस cos π/4 हो गया, ठीक है, फिर एक माइनस
क्योंकि इसके नियम से माइनस लगेगा और एक माइनस पहले से है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस कॉस 0, तो ये दोनों को काट सकते हो, कॉस 0 1 हो गया, तो कार्य कितना आ गया, एफ आर रूट 2 आ गया। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला, थर्ड वाले का आंसर है। थर्ड वाले में क्या है, पूरे टाइम फोर्स उसके तरफ डायरेक्टेड है, तो ये थोड़ा सा टफ था, ए से बी तक। हालांकि आंसर इसका ऐसा आ रहा है जैसे कि केवल यही आर रूट 2 ही केवल मल्टीप्लाई हुआ हो, ये बस नंबर के कारण हुआ, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए क्योंकि पूरे टाइम एंगल ही बदल रहा है ना, एंगल बदल रहा है एफ और डी एस के बीच में, तो ये इसके तरफ अगर डायरेक्टेड होता है तो थोड़ा टफ हो जाता है, ए से बी तक। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।